तो क्रिसमस का मौसम है और आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। शीर्षक है क्रिसमस का खजाना, सोने का रहस्य। ये कहानी हमें ले जाती है उत्तर भारत के काल्पनिक गांव सेंट मैरिन में। एक छोटा सा बर्फीला गांव। हाँ, और कहानी का जो नायक है अर्जुन, वो अपनी दादी मार्था के साथ रहता है। गांव में मतलब काफी गरीबी है। और जैसा कि ऐसी कहानियों में अक्सर होता है, गांव में एक पुरानी किंवदंती भी है। एक छिपे हुए खजाने की। बिल्कुल, पर ये कहानी सिर्फ खजाने की खोज के बारे में नहीं है। ये असल में लालच, इंसानियत और दौलत का असली मतलब क्या है, इसकी एक नैतिक पड़ताल है। इसमें हमें वो सारे क्लासिक तत्व मिलते हैं। एक नेक दिल हीरो, एक लालची विलन, एक पुराना नक्शा। लेकिन जिस तरह से इन सबको बुना गया है, वो इसे खास बनाता है। बिल्कुल, तो चलिए इसी बुनावट को परत दर परत खोलते हैं। कहानी की शुरुआत ही इस किंवदंती से होती है कि 100 साल पहले किसी संत ने जंगल में सोना छिपाया था। हाँ, और वो भी सिर्फ उसे मिलता है जिसका दिल साफ हो, जिसमें लालच ना हो। सही। ज्यादातर लोग को इसे बस एक कहानी मानते हैं, लेकिन अर्जुन की दादी मार्था, उन्हें यकीन है कि ये सच है। और एक रात वो अर्जुन को एक पुराना सा लकड़ी का संदूक देती हैं जिसमें एक नक्शा है, और बस यहीं से कहानी का इंजन स्टार्ट हो जाता है। ये जो नक्शा है ना, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है। अच्छा। ये एक प्रतीक है, एक तरह का निमंत्रण है कि यात्रा के लिए। और दादी के शब्द कितने महत्वपूर्ण हैं। वो कहती हैं, बेटा अगर जाना है तो याद रखना, सोना नहीं, इंसानियत ढूंढने जाना। बिल्कुल। उन्होंने शुरू में ही इस पूरी यात्रा का, कह सकते हैं कि एक नैतिक जीपीएस सेट कर दिया। वो साफ बता रही हैं कि मंजिल सोना नहीं, मंजिल कुछ और है। ये एक आध्यात्मिक यात्रा होने वाली है। मुझे ये बात बहुत दिलचस्प लगी। मतलब खजाने की कहानी शुरू होने से पहले ही खजाने के मायने को चुनौती दे दी गई। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आता है। पूछिए। अगर दादी को पता था कि असली खजाना इंसानियत है, तो उन्होंने अर्जुन को सोने की खोज पर भेजा ही क्यों? वो सीधे सीधे उसे ये पाठ नहीं पढ़ा सकती थी? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मुझे लगता है कहानी शायद यही बताने की कोशिश कर रही है कि कुछ सबक आप सिर्फ उपदेश से, मतलब बोल कर नहीं सिखा सकते। उन्हें अनुभव करना पड़ता है। बिल्कुल, एक्सपीरियंस करना पड़ता है। सोना एक चुंबक की तरह है ना। चुंबक कैसे? वो हर किसी के असली चरित्र को खींचकर सतह पर ले आता है। अर्जुन की नेकी को परखने के लिए, और गांव के लालची आदमी विक्टर, उसके लालच को उजागर करने के लिए उस सोने का सामने आना जरूरी था। सही बात है। बिना परीक्षा के इंसानियत साबित कैसे होती? एग्जैक्टली। और विक्टर का किरदार आते ही कहानी का जो तनाव है वो एकदम से बढ़ जाता है। बिल्कुल। वो गांव का सबसे अमीर आदमी है, पर उसका लालच वो खत्म ही नहीं होता। जैसे ही उसे खजाने की भनक लगती है, वो सीधा कहता है, अगर खजाना है तो उस पर मेरा हक है। सोच का प्रतीक है जो मानती है कि जिसके पास पहले से ताकत है, हर नई चीज पर भी उसी का हक है। और यही कहानी का वो नैतिक सवाल उठता है, दौलत पर हक किसका है? उसका जो उसे खोजता है, या उसका जिसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है? या फिर उसका जो उसे बांटने का इरादा रखता है? सही। और ये पूरी परीक्षा होती है क्रिसमस की रात को। बर्फ गिर रही है, माहौल पूरा सेट है। अर्जुन अपनी दादी और गांव की एक अनाथ बच्ची एलिना, हाँ एलिना, इनके साथ वो जंगल की ओर निकलता है। यहाँ से कहानी में रोमांच शुरू होता है। बिल्कुल। नक्शे के सहारे वो एक पुराने पत्थर के क्रॉस तक पहुंचते हैं, और जैसे ही अर्जुन उसे छूता है, एक गुप्त रास्ता खुल जाता है। हाँ, ये सब बहुत रहस्यमयी लगता है। और देखिए, यहाँ जंगल का जो माहौल है वो खुद एक किरदार बन जाता है। अच्छा। हाँ, वो सिर्फ एक जगह नहीं है, वो एक तरह का नैतिक फिल्टर है, एक गार्जियन। लोक कथाओं में जंगल अक्सर एक ऐसी जगह होती है जहाँ समाज के नियम लागू नहीं होते। सही। जहाँ इंसान को अपने अंदर की अच्छाई या बुराई का सामना करना पड़ता है। और रास्ता सिर्फ अर्जुन के छूने से खुलता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि जंगल उसकी नेक नियत को पहचान रहा है। हाँ, और जैसे ही रास्ता खुलता है, कौन आता है? विक्टर, अपने आदमियों के साथ। हाँ, वो चिल्लाता है, हटो यहाँ से, खजाना मेरा है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, जमीन धंस जाती है और एक आवाज गूंजती है, जो लालच लेकर आया है वो आगे नहीं बढ़ सकता। ये कहानी का एक बहुत ही शक्तिशाली क्षण है। ना, यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कोई हिंसा नहीं। प्रकृति, या कह लीजिए उस खजाने की जो जादुई शक्ति है, वो खुद ही न्याय कर देती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक आध्यात्मिक बाधा है, शारीरिक नहीं। कहानी यहाँ ये साफ कर रही है कि इस खजाने को ताकत से नहीं जीता जा सकता। इसे सिर्फ एक खास तरह की
नैतिक योग्यता से ही पाया जा सकता है। ये बहुत दिलचस्प है। ज्यादातर खजाने की कहानियों में हीरो को पहेलियां सुलझानी होती हैं या शारीरिक बाधाओं को पार करना होता है। हाँ, पर यहाँ सबसे बड़ी पहेली और सबसे बड़ी बाधा खुद इंसान का अपना लालच है। बिल्कुल सही। और अर्जुन इस परीक्षा में पास हो जाता है क्योंकि उसके मन में सिर्फ गांव की भलाई का ख्याल है। उसके लिए रास्ता खुलता जाता है और आखिरकार वे एक गुफा में पहुंचते हैं। और वो गुफा सोने से लबालब भरी है, चारों तरफ सिक्के, गहने, चमक ही चमक। हाँ, और नन्ही एलिना का जो रिएक्शन है वो खुशी से चिल्लाती है, हम अमीर हो गए। एक पल के लिए लगता भी है कि चलो मिशन पूरा हुआ। हाँ, उस बच्ची का रिएक्शन बहुत स्वाभाविक है। वो उस दौलत को गरीबी से निकलने का एक सीधा रास्ता देख रही है। बिल्कुल। लेकिन कहानी का असली मोड़ तो अब आता है। वो शिलालेख। हाँ, गुफा के बीच में एक मूर्ति के नीचे कुछ लिखा है। जो ये सोना सिर्फ अपने लिए उठाएगा वो उसे खो देगा, जो इसे दूसरों के लिए उठाएगा वही सच्चा धनी होगा। ये लाइन तो पूरी कहानी का सार है। ये अमीर होने की परिभाषा ही बदल देती है। बिल्कुल। अमीर वो नहीं जिसके पास सोना है। हाँ? अमीर वो है जो उसे दूसरों को देने की क्षमता रखता है। लेकिन क्या ये संदेश थोड़ा ज्यादा उपदेशात्मक नहीं लगता? आपका सवाल जायज है। हाँ, ये उपदेशात्मक है, पर लोक कथाओं और दंत कथाओं की प्रकृति ही ऐसी होती है। उनका मकसद सटलिटी नहीं होता, बल्कि एक स्पष्ट नैतिक संदेश देना होता है। यहाँ दिलचस्प बात ये नहीं है कि ये संदेश दिया गया, बल्कि ये है कि इसे लागू कैसे किया गया। मतलब ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये उस खजाने का ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक जादुई नियम। अच्छा। अगर आप इसे तोड़ेंगे तो सोना खुद ब खुद आपसे दूर हो जाएगा। और विक्टर ठीक यही करता है। हाँ। वो चुपके से गुफा में घुसता है और उस चेतावनी को नजरअंदाज करके सोना उठाने लगता है। और जैसे ही वो ऐसा करता है, गुफा ढहने लगती है। क्लाइमैक्स। अर्जुन के पास एक मौका होता है, या तो सोना लेकर भागे या अपने दुश्मन की जान बचाए। और वो बिना एक पल सोचे विक्टर को बाहर खींचता है। लेकिन गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है, सारा सोना अंदर रह जाता है। ये कहानी का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। अर्जुन ने दादी की बात को सच साबित कर दिया। उसने सोना नहीं, इंसानियत चुनी। हाँ, उसने उस शिलालेख के नियम का पालन किया, पर एक अलग तरीके से। उसने सोना दूसरों के लिए उठाया नहीं, बल्कि दूसरों की जान बचाने के लिए सोना छोड़ दिया। ये तो एक कदम और आगे की बात है। बिल्कुल। उसने वो अंतिम परीक्षा पास कर ली। लेकिन एक नजरिए से देखें तो ये एक असफलता लगती है। एलिना रो रही है, सब खत्म हो गया। वे खाली हाथ लौट रहे हैं। इतनी मेहनत, इतना खतरा और नतीजा सिफर। मुझे लगता है एक आम पाठक यहाँ थोड़ा निराश हो सकता है। उन्हें खजाना क्यों नहीं मिला? और यहीं पर कहानी पारंपरिक खजाने की कहानियों से अलग हो जाती है। कैसे? ये हमें ये सवाल पूछने पे मजबूर करती है कि पाना या हासिल करना क्या होता है। क्या गुफा का सोना ही असली खजाना था? कहानी कहती है नहीं था। असली खजाना अर्जुन का वो निस्वार्थ कार्य था, और उसका इनाम भी उतना ही असाधारण है। वो चमत्कार। हाँ, जब वे क्रिसमस की सुबह गांव लौटते हैं तो एक चमत्कार होता है। आसमान से सुनहरी रोशनी बरसती है और हर घर के सामने जरूरत का सामान, खाना, कपड़े, लकड़ियां, सब कुछ प्रकट हो जाता है। बिल्कुल। तो मतलब असली खजाना वो सोना नहीं था, बल्कि वो आशीर्वाद था जो अर्जुन के बलिदान से अनलॉक हुआ। बिल्कुल। दादी मार्था यही कहती हैं, यही असली खजाना था। गुफा का सोना तो सिर्फ एक परीक्षा थी, एक कार्नैलिटी टेस्ट कह सकते हैं। असली नाम तो समुदाय की सामूहिक भलाई थी। कहानी ये तर्क दे रही है कि सच्ची समृद्धि भौतिक संपत्ति जमा करने में नहीं है, बल्कि एक ऐसे समाज के निर्माण में है जहां सबकी जरूरतें पूरी हों। हाँ, अर्जुन ने सोना खोकर अपने पूरे गांव को अमीर बना दिया। और इस घटना का असर सिर्फ गांव पर नहीं, विक्टर पर भी पड़ता है। सही। उसकी जान बचने के बाद वो पूरी तरह बदल जाता है, माफी मांगता है और अपनी आधी संपत्ति दान कर देता है। ये बदलाव थोड़ा अचानक और नाटकीय लगता है, लेकिन शायद यही लोक कथाओं का अंदाज है। हाँ, इन कहानियों में किरदारों का बदलना अक्सर तेजी से होता है। पे असल इंसानों से ज्यादा विचारों के प्रतीक होते हैं। विक्टर लालच का प्रतीक था। बिल्कुल। और जब अर्जुन की निस्वार्थता ने उसे सीधे सीधे मौत के मुंह से बचाया,
तो ये उस विचारधारा की हार थी। हम्म, उसका बदलना ये दिखाता है कि करुणा में, निस्वार्थता में इतनी ताकत है कि वो सबसे गहरे लालच को भी बदल सकती है। ये कहानी की आशावादी सोच है। और अंत में अर्जुन, वो उस खजाने के पैसे से नहीं बल्कि अपनी मेहनत और समुदाय के सहयोग से अनाथ बच्चों के लिए एक स्कूल खोलता है। और सेंट मरीन में वो क्रिसमस सबसे यादगार बन जाता है। एक व्यक्ति के एक नैतिक चुनाव ने पूरे समुदाय का भविष्य बदल दिया। और यही इस कहानी का सबसे गहरा संदेश है। ये व्यक्तिगत नैतिकता को सामुदायिक समृद्धि से जोड़ती है। ये कहती है कि आपका एक निस्वार्थ कार्य सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपके आसपास के सभी लोगों को ऊपर उठा सकता है। तो कुल मिलाकर क्रिसमस का खजाना एक खजाने की खोज की कहानी के पर्दे के पीछे हमें ये सिखाती है कि असली दौलत चीजों में नहीं बल्कि रिश्तों में, उदारता में और एक दूसरे की देखभाल करने में है। एक बहुत ही सरल लेकिन उतनी ही शक्तिशाली कहानी, खासकर आज के समय में। बिल्कुल। और ये कहानी जाते जाते एक सवाल हमारे लिए छोड़ जाती है। क्या? गुफा का वो शिलालेख जो इसे दूसरों के लिए उठाएगा वही सच्चा धनी होगा। अगर हम इस सोने को अपने जीवन की चीजों से बदल दें, ये चीजें भी तभी मूल्यवान होती हैं जब उन्हें साझा किया जाए। हमें सोचना चाहिए कि हमारे अपने समुदायों में, हमारे अपने जीवन में कौन सा छिपा हुआ सोना बाहर आ सकता है अगर हम सिर्फ अपने लिए इकट्ठा करने की सोच से आगे बढ़कर उसे दूसरों के साथ बांटने पर ध्यान दें।